कहते हैं कि हुनरमंद इंसान कभी भूखा नहीं सो सकता है। वो अपनी कला से, अपनी हुनर से अपने परिवार का पालन पोषण कर ही लेता है। स्थिति कैसी भी हो, विषम परिस्थिति में भी वो अपने परिवार का जीवन यापन करने के लिए अपने आय का साधन ढूंढ कर निकाल ही लेता है। यही वजह है कि हमारी जो सरकार है वो दूरदृष्टा है। उसने पहले ही ये समझ लिया था कि अगर हुनरमंद इंसान को प्रोत्साहित किया जाए, उसकी कला को निखारने पर काम किया जाए और उसे आय का एक ऐसा माध्यम दिया जाए जिसमें वो अपनी कला का इस्तेमाल करते हुए अपने आय का एक बढ़िया माध्यम बना सके, यानी कि वो अपना रोजगार, स्वरोजगार शुरू कर सके, तो इस पर अगर काम किया जाए तो भारत यकीनन विश्व गुरु बनने की जो उसका लक्ष्य है वो जल्दी हासिल कर लेगा। इसी वजह से सरकार ने एक जनपद एक उत्पाद नाम की योजना शुरू की और इसमें आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने जनपद में रहकर, अपने क्षेत्र में रह करके अपना स्वरोजगार कर रहे हैं और अपने आय का एक अच्छा माध्यम उन्होंने बना लिया है। इसीलिए एक जनपद एक उत्पाद, नई उड़ान, कला की पहचान। और आज इसी क्रम में 4 मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनसे हम बातचीत करके ये जानने का प्रयास करेंगे कि एक जनपद एक उत्पाद ये जो योजना है किस तरह से उनके जीवन में उनकी मदद कर रही है, किस तरह से स्वरोजगार का एक अच्छा माध्यम उनके लिए बना हुआ है, ताकि आप भी जहां पर हैं वहां पर रह करके रेडियो के माध्यम से ये जान सकें कि आप कैसे अपने जनपद में एक जनपद एक उत्पाद के जरिए अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं और क्या कुछ उसमें कठिनाइयां आती हैं, कैसे उन कठिनाइयों से आपको बचना है, कैसे अपना स्वरोजगार शुरू करना है। इन्हीं सब विषयों पर आज हम अपने मेहमान से बात करते हैं। तो सबसे पहले हम स्वागत करेंगे जो हमारे मेहमान आए हैं, सुल्तानपुर जिले से हैं और उस जिले में जो उत्पाद है एक जनपद एक उत्पाद के तौर पर, वो उत्पाद क्या है और कैसे उन्होंने उसको अपने रोजगार का माध्यम बनाया है। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है राजेश सिंह जी का, शांति देवी का, सरोज का और शिवमूर्ति वर्मा जी का। तो साथियों, हम आज अपने इस परिचर्चा की शुरुआत करते हैं और आपको एक जनपद एक उत्पाद के बारे में पूरी जानकारी बताने का प्रयास करेंगे। और शुरुआत में हम सबसे पहले चलते हैं श्री राममूर्ति मौर्य जी के पास, जो कि सहायक आयुक्त उद्योग हैं। परिचर्चा की हम अपनी शुरुआत करते हैं और मेरा पहला सवाल आप ही से होगा और वो ये होगा कि एक जनपद एक उत्पाद, जैसा कि हम लोग इस योजना के बारे में सुनते आ रहे हैं, किस तरह से आप इसे देखते हैं? एक जनपद एक उत्पाद योजना अंतर्गत सुल्तानपुर जनपद से मोज क्राफ्ट का चयन हुआ है। ये उत्पाद जो हमारे छोटे छोटे उद्यमी हस्तशिल्पी नहीं हैं, इनके माध्यम से बनाया जाता है। मोज को ही क्यों चुना गया सुल्तानपुर में? ऐसा क्या खासियत है सुल्तानपुर में मोज को लेकर? क्योंकि ये परंपरागत उद्योग था। अच्छा। और इसकी जो विरासत नहीं थी ये लुप्त हो रही थी और इसकी डिमांड कुछ ज़्यादा हम लोग को लगा। जैसे हम लोग टोकरी को बनाते हैं, टोकरी का यूज हम जो करेंगे रोटी रखने के लिए, वो हमारे पर्यावरण की दृष्टि से भी बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल। क्योंकि आजकल जो हमारे घरों में उत्पाद यूज किए जा रहे हैं वो प्लास्टिक के यूज किए जा रहे हैं। इन्हीं सब को देखते हुए हम लोगों ने अपने जनपद के जो हस्तशिल्पी थे इनको प्रोत्साहित करके मोज क्राफ्ट में अपने सामान बनाने के लिए प्रेरित किया गया इनको। अच्छा, तो आज जनपद में इस योजना की क्या स्थिति है? किस तरह से ये फल फूल रहा है? किस तरह से लोग इस योजना के साथ जुड़ रहे हैं? आज वर्तमान में मेरे समझ से कम 500 लोगों को हम लोगों ने वित्तीय सहायता प्रदान की है। अच्छा। जिसके अंतर्गत कम से कम 2000 लोग हस्तशिल्पी या उद्यमी इससे जुड़े हुए हैं जो अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर चुके हैं। कोई नया अगर व्यक्ति, कोई नई महिला जो ये काम करना चाहे तो वो आप लोगों से कैसे जुड़े, कैसे उसकी आर्थिक मदद क्या होती है, चाहे वो सरकार की तरफ से बात की जाए या उसकी व्यक्तिगत क्या स्थिति होनी चाहिए आर्थिक तौर पर, कैसे वो इस योजना के साथ जुड़कर शुरुआत कर सकती है? एक जनपद एक उत्पाद योजना में जुड़ने के लिए यदि कोई व्यक्ति अपना खुद का व्यवसाय या उत्पादन शुरू करना चाहता है तो एक उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बहुत ही अच्छी योजना चलाई जा रही है, एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण योजना। अच्छा। इसमें उद्यमी या हस्तशिल्पी कोई भी अपने व्यवसाय के लिए 1 रुपये से लेकर 150 लाख से अधिक का लोन प्राप्त कर सकता है जो सब्सिडी बेस है। सब्सिडी हमारे यहाँ 25% से लेकर के 20 लाख मैक्सिमम तक है। अच्छा। अलग अलग कैटेगरी वाइज है। तो मैं बता दूं 1 रुपये से लेकर 25 लाख तक की सब्सिडी जो है 25% है, मैक्सिमम 6,25,000 रुपये है। और 25 लाख से रुपये से लेकर 50 लाख तक के लिए 20% से अधिक या मैक्सिमम 6.225 और 50 लाख से लेकर के 150 करोड़ से 10% अथवा 10 लाख से जो भी अधिक हो वो मिलेगा। और 150 लाख से अधिक
पर 10% सब्सिडी है या अधिकतम 20 लाख रुपए। तो ये सब्सिडी जो भी लोन लेता है उसे उसके खाते में मिल जाएगी सरकार की तरफ से। हाँ सर, और इसके लिए पात्रता है कि कोई भी व्यक्ति चाहे पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, उसके लिए भी योजना लागू है। इसमें है कि आप अपना व्यवसाय या तो उत्पादन कर सकते हैं, या ट्रेडिंग कर सकते हैं, या तो व्यवसाय कर सकते हैं। अच्छा, लोन जब बैंक देता है इस योजना के तहत, तो क्या वो कुछ इस तरह का क्राइटेरिया तय करता है कि हाँ किसे कितना लोन देना है, या कुछ गारंटी के तौर पे कुछ उसे चाहिए होता है? तो कैसे मिलता है लोन? तो क्या सरकार प्रारूप की होता है? स्कीमें है 10 लाख रुपए तक की लोन जो है सिक्योरिटी के बाहर है। उसके बाद ये जो 10 लाख के ऊपर जो लोन होंगे वो उसमें सिक्योरिटी मांगती बैंक। अच्छा, काम की शुरुआत के लिए आर्थिक मदद तो सरकार ने कर दी। अब वो जैसे जिस भी सामान के लिए, जैसे आपने कहा कि मोच का काम चलता है, तो कच्चे माल के लिए कहाँ से वो संपर्क करे, कैसे वो मतलब एक स्टेप बाय स्टेप कैसे अपने इस योजना को आगे बढ़ाए, कैसे व्यवसाय को आगे बढ़ाए? कच्चा माल हमारे यहाँ जो नहीं है, स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध है, क्योंकि नदियों किनारे इसका जो कच्चा माल होता है, नदी किनारे जो सरपत नहीं होता है, उसी के यूज से कच्चे माल बनाए जाते हैं। अच्छा, तो यहाँ गोमती नदी है, गोमती नदी के किनारे ही ज़्यादा लोग व्यवसायी हैं हमारे। राजेश जी, आपसे जानने का प्रयास करेंगे कि अपने जनपद में सुल्तानपुर में आपने इस योजना को कब जाना और कब आपने इसकी शुरुआत की? 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ WCD से एक कार्यक्रम हम लोगों को मिला था मूच क्राफ्ट पे। उसमें हमने 200 महिलाओं को प्रशिक्षित किया। हमने ये देखा कि हमारे जनपद में जो हस्तशिल्पियों के हाथ से जो सबसे बड़ा जो रोजगार का साधन है मूच का बाद, इस मूच के बाद को देश के विभिन्न भागों में भेजा जाता है और यही एक आय का मुख्य साधन है। तो गोमती किनारे के लगभग 14 ब्लॉकों में लगभग 80 गाँव में ये कारोबार बड़े जोर शोर से होता है। इसी को आधार बनाते हुए हमने ये प्रशिक्षण का कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें गढ़मुक्तेश्वर से प्रशिक्षण देने वाले ट्रेनरों को लाके फर्नीचर का काम किया, इलाहाबाद से महवा से डिजाइनर को लाके डलिया, टोकरी, पेन स्टैंड, कोस्टर, इन सब चीज़ों पे हम लोगों ने फोकस किया। आज की डेट में हम लोगों का अपना खुद का CFC है, जिसमें 550 महिलाएं हम लोगों के साथ काम कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है इसमें केंद्र सरकार का, जिनके माध्यम से ये 2.5 करोड़ का CFC बन के तैयार हुआ है। इसमें मशीनें भी हैं और सारे कारीगरों को हम लोग प्रशिक्षित देते हैं, कच्चा माल प्रोवाइड कराते हैं और उनसे बने हुए उत्पादों को ऑनलाइन और ऑफलाइन मेले वगैरह में विपणन का काम करते हैं। जिस तरह से आपने बताया कि आज आपके साथ लगभग 500 से ज़्यादा महिलाएं जुड़ी हुई हैं, अगर कोई नई महिला आपसे जुड़ना चाहती है आपके क्षेत्र में, तो उसका क्या एक प्रारूप होता है कि कैसे वो आपसे संपर्क करें? कितने दिन का प्रशिक्षण चलता है जिसके बाद वो एक अच्छा हुनरमंद कही जा सकती हैं और आपके साथ रोजगार में जुड़ सकती हैं? 2-3 महीने के अंदर कोई भी लाभार्थी हम लोगों से जुड़ के अपना स्वयं का व्यवसाय खड़ा कर सकता है। इसमें उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ODOP योजना के तहत ऋण प्रदान किया जाता है, जिसमें 25% सब्सिडी भी है। टूल किट योजनाओं के अंतर्गत उनको प्रशिक्षण भी दिया जाता है। विश्वकर्मा योजना भी है, जिसमें तरह तरह के और भी ट्रेडों में उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। महिलाएं अच्छा अगर पढ़ी लिखी नहीं भी हैं तब भी इस काम में अपना वो हाथ दे सकती हैं? जी, सबसे बेहतर बात इसे परियोजना की यही है, जो अकुशल श्रमिक हैं, अकुशल हस्तशिल्पी हैं, उनको विशेष रूप से रोजगार दिया जा सकता है, क्योंकि ये जो हुनर है ये पुश्तैनी है, पेरेंटल है। आज उसको लोकल फॉर वोकल प्रयास में उनके पास वो गुण है, उसको निखारने की जरूरत है। बिल्कुल। फिलहाल हमारे साथ शांति देवी जी भी जुड़ी हैं, उनसे बात करते हैं। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे तो ये है कि आपको इस योजना के बारे में कब पता चला और कब आप इस योजना से जुड़ी और आज आप क्या क्या चीजें अपने हाथों से बना रही हैं? हम 2015 से जुड़े हैं। अच्छा। कहीं दूसरे गांव में हम लोग का सेंटर खुला था, काछा, बहारिया, नाने मऊ, गोपालपुर, ऐसे सेंटर खुला था। तो हम लोग वहाँ जाके सिखाते भी थे और सामान बनाते थे। हम लोग सीखे थे कहीं न कहीं, ऐसे ऐसे कुछ दिन तक तो हम लोग काम कर रहे थे। अब हम लोग दूसरे को सिखाते भी हैं, जैसे सामान खुद बनाते हैं, दूसरे को सिखाते भी हैं और मेला ओला लेके जाते हैं। अच्छा, जब आपने शुरुआत की थी तो क्या आपको भी प्रशिक्षण की जरूरत पड़ी थी कि या जो पुराने समय में आप जानती थी मोच का काम करना? नहीं जानते थे, थोड़ा बहुत जानते थे, लेकिन हमको भी करना पड़ा प्रशिक्षण। कितना दिन आपने प्रशिक्षण लिया था? ज्यादा नहीं, हम लोग 15-20 दिन। तो उसका कुछ पैसा भी लगता है प्रशिक्षण लेने का? नहीं, पैसा मिलता था। अच्छा जी, मतलब सीखिए भी और पैसा भी मिलता था। अच्छा, तो आज लगभग आप अपने हाथों से कितने सामान बना लेते होंगे मोच का? जैसे हम लोग बचपन की अगर बात करें
तो मौनी हम लोगों के क्षेत्र में बोला जाता है, मौनी है, दौरी है, हाँ। इन सब का इस्तेमाल बहुत करते हैं। तो यही सारी चीज़ें देखी हैं। लेकिन जिस तरह से अभी हम आपसे बात कर रहे थे तो आपने बताया कि बहुत सारे प्रोडक्ट आप बनाती हैं, जैसे वो हैंड बैग हो गया जी। या पेपर वेट हो गया। जी। तो क्या क्या चीज़ें आप बनाती हैं? हम जैसे मूंज से बहुत सामान बनाते हैं, जैसे एक तो थैला हो गया, पानी का बाटल हो गया, पेन रखने के लिए पेनदान हो गया, फूल रखने के लिए फूल डलिया हो गई, डस्टबिन हो गई, टोकरी भी हो गई, और दीवाल पीस हो गई, रोटी का डिब्बा हो गया। बहुत ऐसे बढ़िया। ऐसे बहुत सामान हम लोग बनाते हैं। अच्छा, और अब हम जानना चाहेंगे सरोज जी से, जैसा कि अभी शांति जी हमें बता रही थी कि बहुत सारे वो प्रोडक्ट्स बनाती हैं अपने हाथों से, बहुत सारे ऐसे फैंसी प्रोडक्ट बनाती हैं जो आज की जनरेशन भी पसंद कर रही है। तो आप हमें ये बताइए सरोज जी कि इन सब कामों में आप कितना समय देती हैं? चूँकि घर का भी काम होता होगा, घर के काम काज से जब समय निकलता होगा तब आप इस तरह का काम करती हैं, तो कितना समय आपका लगता है इसमें? 9 बजे तक तो घर का काम होता है। 9 बजे के बाद तो जाते हैं कंपनी में, तो वही 3-4 घंटा समय देते हैं। अच्छा, हाँ, 3-4 घंटा समय देते हैं, 5 बजे घर आते हैं, फिर घर का काम। तो फिर घर का काम, लेकिन तभी सब बना लेते हैं। अच्छा, जी। परिवार में कितने लोग होंगे आपके? 7 लोग हैं परिवार में। तो आपका कोई मदद जैसे करने वाला है कि ठीक है आप दिन भर थक करके आई हैं, आपकी कोई बेटी हो या कोई इस तरह का परिवार में आपके लोग हों जो आपकी मदद करें कि ठीक है खाना आज हम साथ में बनवाएंगे? अरे मदद का, अब थोड़ा बच्चा है लेकिन बड़े बड़े हैं, गए हैं थोड़ा। हाँ। हाँ, हाथ बटाने के लिए एक बेटी है। अच्छा। थोड़ा बहुत हो गई है, लेकिन अब क्या इतना समझता है, सारा काम करके तब जाते हैं, लेकिन महीने में कमा लेते हैं और सब सीख लिए हैं। थोड़ा कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो आपने कमाना कब से शुरू किया? जैसे आप कब से जुड़ी इस योजना से और कमाई कब से शुरू हो गई आपकी? जुड़े तो वही 2015 से जुड़े सर। अच्छा। लेकिन जो है ना, ये 4 साल से जा रहे थे हम्म। कमाने, 4 साल से शुरू किए। अच्छा, हाँ, आप क्या क्या सामान बना लेती हैं जैसा शांति जी बता रही थी? तो हम ही वो बना लेते हैं, वही सब हम बना लेते हैं। पिंदान बना लेते हैं, फूल डलिया बना लेते हैं, रोटी का डब्बा बना लेते हैं। तो अब इतना हुनरमंद हो चुकी हैं कि आप दूसरों को प्रशिक्षण देने के लिए जाती हैं? हाँ, दूसरों को सिखाते हैं। कैसे सिखाती हैं उनको? जैसे अगर कोई नई महिला आपसे जुड़े और उसको मान लीजिए ये सारी चीज़ें नहीं आई हैं, नहीं आती हैं, वो उसने सिर्फ देखा है, तो कैसे सिखाती हैं? कितना टाइम लगता है उनको सीखने में? अरे अब उनका तो जब नई नई है, नहीं जानती हैं, तो सीखने में टाइम लगेगा। हाँ। अब कोई महिला तो 10 रोज में सीख लेती, कोई महिला 15 रोज में सीख लेती, कोई महिला 2-4 रोज में, कोई महिला तो एक समझ में आ जाता है जल्दी, कोई महिला को नहीं समझ में आता है। वो तो दिमाग है अपना। सही बात है। अच्छा राजेश जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसा अभी हम महिलाओं के काम की बात कर रहे थे, प्रशिक्षण की बात कर रहे थे, तो महिलाओं का जो प्रशिक्षण होता है इस काम के लिए, उसमें लगभग एक कितना मानक तय किया गया है कि अगर कोई आपसे जुड़ेगा तो आप उसे कितने दिन में सिखाएंगे? उसका चार्ज जैसे क्या होता है, फीस वगैरह लगती है या नहीं लगती? जैसा मैम ने कहा कि सीखने का भी पैसा मिला, तो इस पूरे मामले को लेकर के आप क्या कहेंगे? ऐसा है कि कई तरह की स्कीम्स वगैरह में हम लोग काम करते हैं। जैसे प्रशिक्षण के दौरान जिस तरह का लाभार्थी होता है, जैसे स्किल अपग्रेड करना है, डिज़ाइन डेवलपमेंट करना है, तो जो भी स्कीम उस हिसाब से होती है उनको पार्टिसिपेट किया जाता है। वो किस ग्रेड में है, उनका हुनर किस लेवल का है। अगर वो प्राइमरी लेवल का है तो उनको प्राइमरी ट्रेनिंग दी जाती है। अगर वो पहले से ही प्रशिक्षित हैं तो बाहर से UPIDR या डिज़ाइनर को लाके उनकी जो डिज़ाइनिंग क्वालिटी है उसको अपग्रेड किया जाता है। अच्छा, तो इसकी कुछ फीस वगैरह या सरकार की तरफ से कोई? सरकार की तरफ से पूरा सहयोग रहता है। बाकी संस्था भी कोशिश करती है कि अपनी तरफ से अच्छे हुनरमंद लोगों को लाके, विभिन्न डिस्ट्रिक्टों से लाके उनको अपने आर्टिजन को बेहतर से बेहतर, ताकि तभी हम कम्पीट कर पाएंगे मार्केट में। अब ऋण की हम बात करते हैं। जैसे कोई भी आप व्यवसाय शुरू करते हैं तो पैसों की यानी कि पूंजी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो सरकार इस में रोज़गार शुरू करने के लिए किस तरह से आपकी आर्थिक रूप से मदद करती है? क्या सब्सिडी मिलता है, कितना पैसा मिलता है, उसके बारे में ज़रा बताइए। सरकार की तरफ से सबसे बड़ी भूमिका तो जिला उद्योग केंद्र स्थापित हैं जनपद में। उनमें ऑनलाइन फॉर्म का सबमिशन होता है ऋण के लिए। उसके बाद वो फाइलें बैंक को जाती है। बैंक फील्ड अफसर और मैनेजर मिलके उसका जो है मूल्यांकन करते हैं और जिस लायक उनकी ग्रेडिंग होती है उनको ऋण प्रदान करते हैं। फिर वो पत्रावली फिर हम लोग जो है GMDIC से कहला के छूट इनके सब्सिडी इनके खाते में भिजवाते हैं और उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग करते हैं ताकि ये ऋण भी सही से जमा हो और ये काम भी करें।
और इसके अलावा अब एक बात हम करते हैं कि कोई मान लीजिए प्रशिक्षण ले लेता है, अपना काम शुरू कर देता है, जी प्रोडक्ट बनाने लगता है, फिर अब ज़रूरत पड़ती है कि उस प्रोडक्ट को कैसे बेचा जाए या जनता तक कैसे पहुंचाया जाए। तो इसके लिए सरकार की तरफ से क्या सुविधा दी जाती है, या फिर आप एक संस्था के तौर पर व्यक्तिगत किस तरह से अपने साथ जो भी महिलाएं जुड़ी हैं उन्हें आप आगे बढ़ाने के लिए रास्ता बताते हैं? जी, सरकार की तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से विभिन्न मेले और आयोजन जो किए जाते हैं उनमें हम लोग प्रतिभाग करते हैं। और संस्था की तरफ से व्यक्तिगत वो अपने घर पे जो सामान बनाती हैं ग्रेडिंग के अनुसार उनका सामान वहाँ पर उन्हीं पे सेंटर पे उनको मूल्य दे दिया जाता है और वो सामान से परचेस कर लिया जाता है। उसको प्रॉपर पैकिंग करके हम लोग ऑनलाइन ऑफलाइन डिलीवरी करते हैं। दूसरी चीज़, अगर उनको समय से कच्चा माल नहीं मिलता सीजन में तो वो भी संस्था अपने मत से उनको उपलब्ध कराती है, बाद में उसका थोड़ा थोड़ा करके अंशदान के उसमें से ले लेती है। यानी कोई जो आपसे लाभार्थी जुड़ रहा है वो अपना सामान बनाए और उसे कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, वो आपके सेंटर पे ला करके बेच दे, फिर आप उसको आगे बढ़ाएंगे। जी जी। अच्छा, अब कच्चे माल की आप बात कर रहे थे, तो कच्चा माल आप तो उन्हें प्रोवाइड करा देते हैं, लेकिन आपको कच्चा माल साल भर कैसे मिलता रहता है? क्योंकि जैसे मूज का काम आपने बताया तो ये जहाँ तक मुझे पता है बारिश के समय में ज़्यादा मिलता है, तो उसके बाद साल भर का काम कैसे चलता है, कैसे आप लोगों को उपलब्ध कराते हैं या आप कैसे पाते हैं? अभी ये बरसात का सीजन जैसे खत्म होगा, सितंबर से लेकर अप्रैल तक कच्चा माल मार्केट में उपलब्ध होता है किसानों के पास, मेनली बाजार में तो नहीं है, किसानों के पास उपलब्ध रहता है। उनसे हम संपर्क करके और खरीद के हम स्टोर कर लेते हैं अपने पास। अच्छा, तो उसी को हम साल भर इस्तेमाल करते हैं। शांति जी, चूंकि अभी बात हुई कि सामान को कैसे बेचा जाए या कैसे जनता तक पहुंचाया जाए, तो आप लोग अपने स्तर से क्या प्रयास करती हैं? क्या आप अपना सामान लाके सेंटर पे देती हैं या सेंटर के थ्रू आप कहीं मेले में लेकर के जाती हैं, क्या करती हैं? हम लोग मेले में लेके जाते हैं। अच्छा, हम लोग मेले में लेके जाते हैं, जैसे सुल्तानपुर में कहीं लग गया मेला वहाँ जाते हैं, लखनऊ जाते हैं, और जैसे दिल्ली हो गया वहाँ भी लेके जाते हैं, बाराबंकी में लग गया वहाँ भी लेके जाते हैं। इतना दूर दूर तक जाती हैं? जी, आज इलाहाबाद लेके जाते हैं, जहाँ जहाँ मेला लग जाता है वहाँ वहाँ हम लोग जाते ही हैं मेला। अच्छा, मेले की जानकारी आपको कैसे मिलती है कि कहाँ मेला लगा है? मेले की जानकारी मिलती है, सर जी बताते हैं। अच्छा जी, तो वहाँ पे जो लोग सामान लेते हैं, आपका जितना सामान लेके जाती हैं लगभग बिक जाता है या वापस आता है फिर? जो बिक जाता है बिक जाता है, नहीं तो वापस लेके चले आते हैं। अच्छा, बिकता है। हाँ, लोगों की प्रतिक्रिया क्या होती है कि अरे बहुत अच्छा बना है, या ये तो कुछ यूनिक है, या बहुत पहले हमने देखा था आज हम खरीदते हैं इसे? बहुत लोग जाते हैं आते हैं, जैसे बोलते हैं अरे भैया हाथ से बना सामान है, बहुत अच्छा है, कैसे बना है, कितना दिन में बना होगा, ये सामान कहाँ से आता होगा, देखते रहते हैं, खरीदते भी हैं। जैसे मशीन से बने हुए सामान तो देखने में हम कह रहे हैं कि एक बार आपके से अच्छे लग सकते हैं, लेकिन उसमें मेहनत कम है, उसमें लागत कम है। इसमें मेहनत भी ज़्यादा है, इसमें लागत भी ज़्यादा है, और फिर हो सकता है कि थोड़े कम अच्छे लग सकते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं हाथों का बना हुआ जो सामान होता है उसकी एक अलग ही खूबी होती है। सर, जैसे पॉलीथीन हो गई वो नुकसान करती है बिल्कुल। अब ये मूज का जो सामान है इतना अच्छा है, इसमें कुछ भी रख दीजिए आप, वो गड़बड़ नहीं होता, नुकसान भी नहीं करता है। हम लोग उसी का चेयर भी बनाते हैं, उस पे बैठो सारा दिन बैठे रहो, पसीजता नहीं है वो। अच्छा, कुर्सी भी बन जाती है? कुर्सी भी बनाते हैं और मुड्ढा भी बनाते हैं, बेबी चेयर भी बनाते हैं, और टेबल भी बनाते हैं, मेज भी बनाते हैं, बहुत सारा आइटम बनाते हैं। और जो लोग देखते हैं लेने को महंगा उनका लगता है, लेकिन हम लोग इतना ही, जैसे कि हमारा जितना लागत लगा है और जो मेहनत लगी है उतना ही हम लोग बताते हैं, उसी में सबको महंगा लगता नहीं, लेते हैं लेकिन कुछ न कुछ निकलता है। बिल्कुल, कुछ लोग लेते भी हैं। किसी किसी को हाथ की बनी हुई चीजें बहुत पसंद आती है, वो अच्छी लगे या जैसी भी हो, पर उन्हें पसंद होता है वो खरीदना, तो लेते ही है। अच्छा सरोज जी, आप हमें ये बताइएगा कि जैसे आपने भी कभी, आप मेले में गई हैं सामान बेचने के लिए कभी? गए हैं, कोई का अच्छा लग जाता है तुरंत लेता है, कोई का तो कुछ करते हैं कि नहीं इतना छोड़ो इतना छोड़ो, इतना देंगे इतना करेंगे, तो यही होता है, लेकिन बिकता है। हम सब ऐसा है बोलते हैं कि यह हमारा सामान बिक जाए। अच्छा, अब एक बात और बताइएगा, इस योजना के बारे में मैं पूछना चाहूँगा कि आज से पहले या इस योजना के शुरू होने से पहले जो ग्रामीण क्षेत्र की जो
महिलाएं हुआ करती थी उनके पास इस तरह के रोजगार का कोई अवसर नहीं हुआ करता था। घर में अपना घर का काम किया, 1 रुपए कहीं से आमदनी नहीं होती थी, सारा जिम्मा हम यूं कहें कि पुरुषों पर ही आधारित रहता था। तो अब ये महिलाओं के लिए कितनी अच्छी योजना हो सकती है, ये बताइए आप। आपका जीवन किस तरह से बदला, किस तरह से आपको एक अलग पहचान मिली? सर हमारे गांव में मीटिंग कराए थे, तो सब सारी महिला बुलाए थे, गांव के पंडित थे, तो उसी मीटिंग में गए थे, तो सर ने समझाए थे, तो उसी में हमको अच्छा लग गया, तो हमने गए थे, इसके पास फार्म भराए, हमको काम सब अच्छा लग गया, हम काम करने लगे। तो अब थोड़ी मोड़ी आमदनी भी हाँ, शुरू हो गई अब है। हम आमदनी शुरू हो गई है, अब कोई टेंशन नहीं रहता है। हम अपने परिवार को, अपने सब कुछ को, पति तारीफ करते हैं ना कि बीवी मेरी कमाने लगी है। हाँ, अब तो बोलते हैं उठो सुबह, अभी तुमको ड्यूटी जाना है। अच्छा। हमको जाना है। पहले सिर्फ पतियों को ड्यूटी जाना होता था, टिफिन तैयार करना होता था, अब आप लोगों की भी तैयारी होती है कि जल्दी काम निपटाएं, ड्यूटी जाना है। हाँ, अब तो ये लगता है कि 9 बजे तक बच्चे को भेजो, उसके बाद अपने जाओ भी जाए, पति भी जाए। अब तो एक लाग हो गई ना कि हमको इतने बजे ड्यूटी जाना, इतने बजे फिर आना है। हाँ। अच्छा, अब राजेश जी, इस आमदनी को और कैसे बढ़ाया जा सके, इसके लिए क्या सरकार प्रयास कर रही है, या आप क्या सोच रहे हैं कि क्या सरकार को करना चाहिए? इस सरकार का अपनी तरफ से प्रयास तो पूरी तरह से जो है सार्थक है। सरकार ऋण से लेके प्रशिक्षण तक सारी सुविधा उपलब्ध करा रही है। ग्रामीण परिवेश में जो परिवर्तन होता है बहुत धीरे धीरे होता है, क्योंकि इनका परंपरागत जो कार्य उसी में लिप्त रहते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे जागरूकता बढ़ रही है, लोग रोजगार की तरफ उन्मुख हो रहे हैं, और निश्चित तौर पे हमारा लक्ष्य है कम से कम 5000 महिलाओं को लेकर हम काम करें। हमारे जनपद का नाम पूरे भारत में रोशन हो, और सबके घर में जो है कम से कम 5000 रुपये मंथली हम भेज सकें। हर महिला के जी पास कम से कम महीने में 5000 रुपये आप पहुंचा सकें। अच्छा सरोज जी, एक बात और हम जानना चाहेंगे कि आपने इस योजना की शुरुआत की तो आपके पास क्या पहले से पूंजी थी, या उसके लिए आपने ऋण वगैरह लिया, लोन लिया, कोई कैसे शुरू किया? हाँ, ये 50,000 लिए थे। तो लोन लेते समय डर नहीं लगा कि हम इसको चुकाएंगे अरे कैसे? तो डर क्या लगेगा सर, जब उतना हम कमाते हैं तो किसका डर लगेगा। 1000 धर लेंगे खर्चे का, 2000 बैंक में डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा खत्म हो जाएगा। अच्छा, तो कमाई शुरू होने के बाद आपने लोन लिया था? हाँ, कमाई शुरू के बाद अच्छा, ले ये लिए भी थे, एक पहले अच्छी नहीं टेक्निक है, लिया। हाँ। जब थोड़ा कर लें तो आगे और थोड़ा बढ़ेंगे, ऐसे बढ़ते बढ़ते जाएंगे ना। अब एक बैग तो थोड़ा बढ़ पाएंगे। नहीं, यही सही है। पहले तो कुछ नहीं था सर, हाँ। लेकिन अब जब से काम करने लगे, तब से कमाने लगे, तो सोचे ले थोड़ा बढ़ा लें काम। तो जब वो एकदम हो जाएगा तो फिर सोचेंगे, तो फिर लेंगे। राममूर्ति मौर्य जी, प्रोडक्ट बनाने के बाद उनको बेचने की या जनता तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि हमने अपने व्यवसाय की शुरुआत कर ली, सामान बनाना शुरू कर दिया, तो उसके लिए जो सामान होता है उसको बेचने के लिए क्या इस सिस्टम है सरकार के ज़रिए या आप लोगों के ज़रिए, कैसे व्यक्ति अपने सामान को कहीं पहुंचा सकता है? जो ये हमारे उद्यमी अपना सामान बनाते हैं, सबसे पहले तो हम लोग जो हमारे स्थानीय स्तर के मेले हैं या प्रदर्शनी हैं या प्रदेश स्तर के या प्रदेश के बाहर हैं, उनमें हम लोग इनको मेले में प्रतिभाग कराते हैं, प्रदर्शनी में भेजते हैं, जिससे ये अपने उत्पाद का प्रदर्शन भी करते हैं और बिक्री भी करते हैं, और इनका प्रचार प्रसार भी होता है। और इसके लिए सरकार की तरफ से हस्तशिल्प विपणन योजना भी लागू की गई है, जिनमें इनको स्टॉल का किराया और आने जाने का किराया मुफ्त हो रहा है। तो अभी जैसा राजेश सिंह जी भी कह रहे थे कि हम लोग मेलों में अपने सामान को भेजते हैं, वहाँ पर लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं, तो इस पर हम आपकी भी ये राय जानना चाहेंगे कि मेला स्थानीय स्तर पर हो या फिर प्रदेश स्तर पर हो, जिला स्तर पर हो, तो वो ओकेजनली कहीं ना कहीं आयोजित किए जाते होंगे। उसके अलावा अगर हम रेगुलर बात करें कि प्रतिदिन अगर कोई व्यक्ति अपना सामान बेचना चाहता है, तो उसके लिए कोई ऐसा स्थान ज़िले में या प्रदेश में कैसे होना चाहिए, है या नहीं है? अभी तो मैं आपको बता दूं कि जनपद सुल्तानपुर के जो रेलवे स्टेशन है, भारत सरकार की एक योजना है, एक जिला एक स्टेशन। अच्छा। के अंतर्गत हमारे मूंछ क्राफ्ट को स्टेशन पर एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत उसका चयन किया गया। वहाँ पे काउंटर बनाया गया जहाँ पे मूंछ क्राफ्ट के उत्पाद वहाँ पे उपलब्ध हैं और ये लोग अपना उत्पाद बेच भी सकते हैं। और रही बात, अभी इस तरह की कोई व्यवस्था हमारे यहाँ जनपद स्तर पर नहीं, कोई मार्केट इनके लिए अलग से बनाई गई हो, तो हम लोग प्रयास करेंगे कि भविष्य में कि इनके लिए कोई स्थानीय मार्केट निर्धारित करा करके हम लोग इनका
सामान की बिक्री के लिए निर्धारित कराएं। हाँ, वो क्यों ना, क्योंकि मतलब वो थोड़ा सा सुलभ रहेगा कि व्यक्ति अपने ज़िले के आसपास जो भी मार्केट आप लोग तय करेंगे वहाँ पर जाएगा, वो बेचेगा। अब एक और बात हम करते हैं, जो भी व्यक्ति आपके साथ जुड़ता है इस योजना के ज़रिए, उसके प्रशिक्षण की बात करेंगे और दूसरा टूल किट की बात करेंगे कि प्रशिक्षण कैसे आप उपलब्ध कराते हैं और टूल किट कैसे आप उन्हें उपलब्ध कराते हैं। जो प्रशिक्षण है हम उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक जनपद एक उत्पाद प्रशिक्षण एवं टूल किट इनके कौशल को जो वृद्धि के लिए है, इसमें 10 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण संस्था के द्वारा जाता है, चयन हमारे यहाँ से होता है। ये सब सारे सिस्टम ऑनलाइन हैं। इनको 10 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान करके और इनके आने जाने का किराया भी वहन किया जाता है। उसके पश्चात इनको टूल किट उपलब्ध कराया जाता है, जैसे अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकें और इन व्यवसाय के साथ यदि कोई प्रॉब्लम आती है वित्तीय सहायता के लिए तो उसको इनको हम लोग ऋण भी उपलब्ध कराते। अच्छा, इतने लोगों के साथ आप लोग काम कर रहे हैं, तो अभी तक आपने इस मतलब जो भी योजना है सरकार की तरफ से जो मदद दी जा रही है, आप लोगों की तरफ से जो हेल्प की जाती है, उसके अलावा व्यक्तिगत तौर पर लोगों को कुछ समस्याएं आती हैं जो आपके सामने आता है कि अच्छा ये महिला जुड़ी है तो काम करने में इसे ये समस्या आ रही है, या लोन चुकता करने में समस्या आ रही है, या इस तरह की समस्याएं कभी आप लोगों के सामने आती हैं? कभी कभार आ जाती हैं। वैसे हमारे कार्यालय में हर महीने की तीसरे शुक्रवार को उद्यमी दिवस मनाया जाता है। अच्छा। और हर महीने जिला अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जिला उद्योग बंधु की बैठक भी की जाती है। इसमें किसी भी उद्यमी की, या ODP के ही नहीं, किसी भी प्रकार के उद्यमी जो हों उनकी जो समस्याएं होती हैं उनको हम लोग उसका निस्तारण कराते हैं। अच्छा, आने वाले समय में इस योजना के तहत आप लोग चूंकि धरातल पर काम कर रहे हैं तो कोई सजेशन ऐसा सरकार को कि इस योजना में इस चीज़ की थोड़ी सी कमी है, अगर इस पर और काम किया जाए तो और बेहतर हो सकता है, कुछ ऐसा आपका अनुभव? हमारी समस्या तो जनपद में भी कोई डिज़ाइन सेंटर हमारे यहाँ नहीं स्थापित है। अच्छा। जिससे इनको एक डिज़ाइन सेंटर स्थापित कराया जाए तो इनको नई नई डिज़ाइनें की जानकारी होगी, ये अपने उत्पाद को बहुत अच्छे से बनाएंगे और जिससे और बाहर भी इनको सामान को हम लोग बेच सकेंगे और इसका हम लोग एक्सपोर्ट भी कराने का प्रयास करेंगे। इस तरह की जानकारियां हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। और आज हम बात कर रहे थे एक जनपद एक उत्पाद नई उड़ान कला की पहचान पर, और हमारे साथ जुड़े थे श्री राममूर्ति मौर्य जी, राजेश सिंह जी, शांति देवी जी और सरोज जी हमारे साथ जुड़ी हुई थी। आप चारों जन से, चारों मेहमानों से हमने बातचीत की और बारीकी से आप तक ये पहुंचाने का प्रयास किया कि किस तरह से एक जनपद एक उत्पाद आज ग्रामीण क्षेत्र के लिए एक वरदान साबित हो रहा है। जो ऐसी महिलाएं हैं जो घर से बाहर नहीं निकल कर के जा सकती हैं, वो अपने घर पर ही रह करके तमाम तरह की योजनाओं के जरिए लाभ पा रही हैं और अपने परिवार का पालन पोषण भी कर रही हैं। आप सब हमारे स्टूडियो में आए, राजेश सिंह जी, शांति देवी जी, सरोज जी, श्री राममूर्ति मौर्य जी स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।